बच्चों, राजा और विभिन्न वृत्तांत चैप्टर 9, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनते हैं उनको समझाने के लिए हमने दूसरी वीडियो तैयार की है। इस वीडियो में हम समझेंगे मुग़ल साम्राज्य की शासन व्यवस्था, बाबर ने किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया उसके विषय में, और इसके तमाम वो बड़े क्वेश्चन जो अधिकतर पेपर में आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन के कि कौन कौन से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे की? तो बाबर एक महान योद्धा था, कुशल सेना नायक था। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और फिर उसने अपनी स्थिति को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लिया। धीरे धीरे उसने भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े। उसने पहला युद्ध 1519 में लड़ा और बाजौर के किले पर उसने आक्रमण कर लिया और भैरा तक वो पहुंच गया, उसने भैरा को जीत लिया। सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण 1520 ईस्वी में बाबर ने समीपवर्ती क्षेत्रों को जीत लिया और वह सियालकोट तक पहुंच गया। तीसरा है पंजाब पर अधिकार। 1524 में बाबर ने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1524 तक बाबर भारत के पंजाब तक आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के सामने सेना लेकर आ खड़ा हुआ। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का उपयोग किया। युद्ध सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ, किंतु बाबर की सेना के आगे इब्राहिम लोदी की सेना के जो पैर थे वो उखड़ने लगे और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। ये भारत के इतिहास का पहला पानीपत का युद्ध था और निर्णायक युद्ध था। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से 2-3 गुनी थी, किंतु बाबर के पास आग उगलने वाली तोपें थीं। और तुलगमा युद्ध पद्धति का मतलब होता है कि एक सेना की टुकड़ी और उसके बीच में जगह छोड़कर तोप, फिर थोड़ी सी सेना की टुकड़ी, फिर बीच में जगह छोड़कर तोप। तो इस तरह से इसे कहते हैं तुलगमा पद्धति। इस पद्धति से युद्ध लड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को चीर कर रख दिया और इसी से उसको युद्ध की जीतने की संभावनाएं हो गई। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का अगला युद्ध था खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए और पराजित हुए। राणा सांगा के पराजित हो जाने पर बाबर का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार और मजबूत हो गया, क्योंकि राणा सांगा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बाबर को चुनौती दे सकते थे, और उनकी पराजय के बाद बाबर निश्चिंत हो गया। चंदेरी का युद्ध, मालवा का शासक मेदिनी राय था, बाबर ने उसे भी पराजित किया और उसकी पराजय से बाबर को काफ़ी यहाँ से धन भी मिला, जिससे उसकी धन संबंधी ज़रूरतें पूरी हो गईं। घाघरा का युद्ध 5 मई को बाबर और अफगानों के बीच इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई और उसका अधिकार बिहार तक हो गया। इस प्रकार बाबर के भारत में 4 युद्ध हुए। इन चारों युद्धों में विजय ने बाबर को भारत में एक मजबूत शासन का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही साथ उसकी इस विजय से भारत में उसका साम्राज्य भी स्थायी हो गया। पहले लोग समझते थे कि वह भी बाकियों की तरह युद्ध लड़ेगा, धन लेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर को भारत पसंद आ गया और उसने यहीं पर अपना मुग़ल साम्राज्य स्थापित कर दिया। बाबर के इन 4 युद्धों को ध्यान से एक बार फिर समझ लेंगे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये 1526, 27, 28 और 29 में लड़े गए। ये सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बात करें यदि बाबर के व्यक्तित्व की, तो बताते हैं कि वह एक उच्च कोटि का वीर था। वो दृढ़ संकल्पी था, विशाल शरीर का स्वामी था। बताते हैं कि वह अपने दोनों बगल में दो तकड़े लोगों को दबाकर किले की दीवार पर दौड़ सकता था। वह एक साहित्यकार भी था। उसने तुजुके बाबरी अपनी तुर्की भाषा में आत्मकथा को लिखा। उसे बाग लगवाने का बहुत शौक था। बाबर के द्वारा भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी गई।
उसे मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। उसने भारत में एक नए राजवंश को स्थापित किया। साथ ही साथ बताते हैं कि वह जो है एक प्रकार से अपने पुत्रों के प्रति बड़ा अनुराग रखता था। जब हुमायूं की तबीयत ख़राब हो गई तो उसने उसकी सलामती के लिए भगवान से दुआ की कि हे अल्लाह, मुझे तो इसकी जगह मृत्यु दे दे, लेकिन पुत्र को मेरे ठीक कर दे। तो बताते हैं उसी दिन से बाबर का जो स्वास्थ्य था वो गिर गया और हुमायूं का स्वास्थ्य जो है वो सुधर गया। उसकी मृत्यु 1530 में हुई। बाद में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं को राज सिंहासन पर बैठाया गया। एक प्रश्न है कि अकबर सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय सम्राट था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो अकबर की गिनती भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान सम्राटों में की जाती है। उसने बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रजा के कल्याण के लिए शासन किया। अकबर ने धार्मिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सारे देश में नागरिकों के हितों की रक्षा की, इसलिए उसको इतिहासकार एक राष्ट्रीय सम्राट मानते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है धर्मनिरपेक्ष शासन। मध्यकाल में धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को हस्तक्षेप करता था। धार्मिक आधार पर ही लोगों के साथ पक्षपात किया जाता था, किंतु अकबर ने योग्यता को महत्व दिया। उसके शासनकाल में बीरबल, टोंडरमल, मानसिंह, तानसेन जैसे अनेक हिंदू उच्च पदों तक पहुँचे थे। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका शासनकाल एक तरह से जो है धर्मनिरपेक्ष शासनकाल था, यानी उसने धर्म को अहमियत नहीं दी बल्कि योग्यता को उसने अहमियत दी। अकबर ने एकता को भी प्रोत्साहन दिया। उसने सभी के बीच एकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई। वह इस्लामिक त्योहारों के साथ साथ हिंदू त्योहारों को भी मनाने लगा। राजपूत वंश में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसलिए वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी कर पाया। उसने उस समय के तमाम बड़े राजपूत वंशों के साथ हिंदू राजकुमारों के विवाह निश्चित किए और उसकी इसी सुलह कुल नीति के कारण राजपूत उसके मित्र बन गए, संबंधी बन गए, जिससे उसको अपने राज्य को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिली। राजनीतिक एकता। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद अकबर ने पूरे साम्राज्य में एक समान शासन व्यवस्था, एक समान न्याय व्यवस्था और एक समान कर व्यवस्था लागू की। इस प्रकार उसने पूरे साम्राज्य को राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। सामाजिक सुधार के मामलों में अकबर ने उस समय बाल विवाह, नरबलि, सती प्रथा, शिशु प्रथा, दास प्रथा पर रोक लगाई। वह पहला ऐसा सम्राट था जो सती प्रथा और बाल विवाह पर बड़ा कठोर था। उससे पहले के मुस्लिम शासकों ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अकबर का योगदान काफ़ी अधिक है। उसने सभी कला साहित्य शैलियों का विकास उसके शासनकाल में हुआ। भारतीय और विदेशी शैलियों का सम्मिश्रण हुआ। उसने भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उसके शासनकाल में चित्रकला, वास्तुकला का भी काफ़ी विकास हुआ। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1526 में शासन संभालने के बाद और 1605 तक, जब तक उसकी मृत्यु हुई, तब तक उसने शासन को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसीलिए उसको मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बेशक बाबर ने इसको 1526 में स्थापित किया था, लेकिन हुमायूं के भारत से बाहर जाने के साथ ही यह साम्राज्य ख़त्म हो गया था। उसे पुनः स्थापित करने का श्रेय जो है वो अकबर को ही जाता है। बात करें अकबर की राजपूत नीति की, तो अकबर ने भली भांति समझ लिया था कि उसके पूर्ववर्ती शासक शायद इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने हमेशा राजपूतों से शत्रुता का भाव रखा। राजपूत एक वीर जाति थी और उसको इग्नोर करना किसी के लिए भी ठीक नहीं था। अकबर ने इस बात को समझ लिया था और उसने यह भी देखा कि जब जोधाबाई से उसका विवाह हुआ तो उसके लिए राजपूत अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार थे, बल्कि उसके परिवार के लोग उसके साथ भेदभाव करते थे और यह चाहते थे कि अकबर को अपने रास्ते से हटा करके सत्ता को हम खुद ही हस्तगत कर लें। अकबर ने देखा कि जिनसे मेरा खून का संबंध है वे मुझे इतना सम्मान और नहीं दे पा रहे हैं, जबकि जिनके साथ मेरा खून का संबंध नहीं है वो मेरे लिए जो है जान देने तक को तैयार हैं। अकबर ने इन्हीं और योग्यता के बल पे भी उसने देखा कि जो भी योग्य व्यक्ति थे उनको उसने बड़े पदों पर पहुंचाया, चाहे उसमें वो कोई हिंदू था चाहे वो कोई मुस्लिम था। तो अकबर ने जो राजपूतों के प्रति सुलह कुल की नीति अपनाई और मान सम्मान की नीति अपनाई, उससे संपूर्ण राजपूत समाज अकबर के प्रति नतमस्तक हुआ
और राजपूताने पर एक तरह से स्वेच्छा से अधिकार अकबर ने स्वेच्छा से उन्होंने अपना अकबर की अधीनता स्वीकार भी कर ली। किसी भी राजपूत के आंतरिक मामले में अकबर ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार किया उसने, उन्हें उच्च पद प्रदान किए। राजपूत घरानों में उसने अपनी राजकुमारों के विवाह तय किए, जिसके कारण अकबर को राजपूतों की तरफ से हमेशा एक सहयोग मिलता रहा और वह अपने साम्राज्य की सीमाओं को लगातार बढ़ाता रहा, क्योंकि राजपूतों के रूप में उसे एक विश्वसनीय मित्र मिल गया था। बात करें अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की, तो ये भू राजस्व व्यवस्था अकबर ने शेर शाह से प्राप्त की है। जो शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था थी उसी को अकबर ने भी लागू किया। बस अंतर ये है कि उसमें थोड़ा चेंज उसने किया, क्योंकि अकबर का जो वित्त मंत्री था राजा टोंडरमल, वही वित्त मंत्री शेर शाह के भी थे राजा टोंडरमल, इसलिए अकबर की और शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था एक सी है। अकबर ने राजा टोंडरमल से कहा कि वह पूरा राजस्व तय करें, तो भूमि की जो भूमि की किस्में थी वो तय की गई कि कितने प्रकार की भूमि की किस्में इस समय हमारे पास हैं। तो संपूर्ण भूमि की माप कराई गई और भूमि को उसकी किस्म में विभाजित करके भूमि को अनेक किस्मों में बांट दिया गया और उन्हीं किस्मों के आधार पर भूमि का लगान भी निश्चित कर दिया गया। ये किस्में क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहली थी पोलज भूमि। यह वह भूमि थी जो प्रतिवर्ष जिसमें खेती हो सकती थी, यानी सबसे उपजाऊ थी, इसी का लगान सबसे अधिक था। दूसरी थी परती भूमि। यह वह भूमि थी जो एक वर्ष में केवल एक खेती इस पर की जा सकती थी, इसको परती भूमि कहा जा सकता था। चांचर भूमि वह होती थी जो 3-4 साल के लिए खाली छोड़ दी जाती थी एक साल फसल लेने के बाद, और बंजर भूमि वह थी जिसमें किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती थी। तो अकबर ने पहले सारी भूमि की माप कराई, उसकी किस्में पता की कि वह कौन सी किस्म की भूमि है, और फिर उसका लगान निश्चित किया। इस तरह से अकबर की भू राजस्व व्यवस्था बड़ी ही आदर्श और तार्किक थी। इससे किसानों को भी लाभ हुआ और साम्राज्य को भी लाभ हुआ, और जो उस समय विद्रोह होते थे वो विद्रोह भी होने बंद हो गए, क्योंकि पता चल गया कि बंजर भूमि कौन सी है, चांचर कौन सी है, परती कौन सी है और पोलज भूमि कौन सी है। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात यदि हम करें तो ये थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ में अभी तक चलती रही, यानी कि अंग्रेजों के समय तक ये चलती रही। पहला होता था केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में जो बादशाह है वो मुख्य होता था, यानी कि देश जो उस समय साम्राज्य की राजधानी थी उसमें केंद्र में कौन होता था? बादशाह होता था। यही मुगल साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था, अंतिम सेनापति होता था, यह अंतिम निर्णायक होता था, इसी की इच्छा ही शासन होती थी। निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता था, किंतु अपने जो उस समय के मंत्री थे उनसे सलाह मशवरा भी करता था। बादशाह के बाद जो पद होता था वो था वकील का। वकील बादशाह का प्रतिनिधि होता था। आरंभिक दिनों में बैरम खां वकील था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अकबर ने वकील के पद को समाप्त कर एक नया पद दीवाने विजारत का सृजन किया, यानी कि वकील के पद को धीरे धीरे अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। दीवाने विजारत के बाद था दीवान का स्थान। दीवान अथवा वजीर यह वित्तीय विभाग का प्रमुख होता था, यानी ये तीसरे नंबर का जो है अधिकारी था। सरकारी खजाने और आय व्यय का ब्यौरा रखता था। मीर बख्शी ये जो होता था सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैनिकों की भर्ती करना उसका प्रमुख कार्य था। यह शाही परिवार और महत्व के लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने का कार्य करता था। तो इस तरह से हमारा दीवाने विजारत, पहला हुआ वकील, दूसरा हुआ दीवाने विजारत, तीसरा हुआ दीवान और चौथा हुआ हमारा मीर बख्शी। तो इस तरह से प्रमुख अधिकारी मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन में पाए जाते थे। बात करते हैं प्रांतीय शासन की। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था। ऐसा समझो कि पूरा शासन 12 भागों में बटा हुआ था। औरंगजेब के शासन में इसकी संख्या 20 हो गई थी। यह व्यवस्था कैसे थी? जो सूबे होता था, सूबे में प्रमुख व्यक्ति जो होता था वो सूबेदार होता था, और यह जो है राजा यानी बादशाह का कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता था। सूबेदार के साथ उसी सूबे में एक वित्तीय विभाग को देखने के लिए दीवान की नियुक्ति की जाती थी। अकबर ने 2 विरोधी व्यक्तियों को सूबे में सूबेदार और दीवान नियुक्त किया था।
उसका मानना था कि दोनों विरोधी व्यक्ति रहेंगे तो आपस में एक दूसरे की रिपोर्ट केंद्र को भेजते रहेंगे, इससे अकबर का राज्य पर नियंत्रण रहेगा। यदि दोनों दोस्त हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिलकर विद्रोह कर दें। इसलिए सूबेदार तो फौज का काम देखता था, दीवान रुपए पैसे का काम देखता था, और दोनों एक दूसरे के विरोधी होते थे ताकि एक दूसरे की बातें राजा यानी बादशाह तक ऊपर तक पहुंचाते रहें। तीसरा बड़ा जो अधिकारी होता था यह होता था बख्शी, मीर बख्शी भी बोल देते हैं। ये सेना का प्रबंध और गुप्तचर व्यवस्था की देखरेख करता था। अगला जो अधिकारी होता था सद्र, यह धार्मिक विभाग, संतों विद्वानों को दी गई भूमि जो दान में होती थी उसकी देखरेख करता था। और एक बड़ा अधिकारी होता था कोतवाल, यानी प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय यानी नगर का ये रक्षक होता था। कोतवाल का पद जो होता था बड़ा रोबदार होता था, सम्मानीय होता था, और कोतवाल वही व्यक्ति बनता था जो वास्तव में ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हो। यानी कि एक कोतवाल ऐसा पद है कि जिसके लिए अधिकतर बड़े बड़े लोग उसकी लाइन में होते थे कि वो कोतवाल बन जाए, क्योंकि कोतवाल उस समय के नगर का प्रमुख व्यक्ति होता था और बड़े सम्मान का पद होता था। अब बात करते हैं स्थानीय शासन की। मुगल काल में स्थानीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था? पहला है फौजदार, यह सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका मुख्य काम जो था सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। ऐसा समझो कि सूबे के बाद सरकार यानी कि राज्य के बाद जिला, आज का जिला और उस समय का सरकार एक थे, और इस सरकार का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो फौजदार होता था। दूसरा अधिकारी होता था आमल गुजार, यह भू राजस्व का नियंत्रण करता था और वसूली करता था। तीसरा होता था सिकदार, जो जिला होता था उसको परगनों में विभाजित किया गया था, और परगनों को जो है एक तरह से शिकों में बांटा गया था। तो प्रशासन का कार्य संभालता था, फौजदार के अधीन होता था। आमिल जो होता था जो परगने का वित्तीय अधिकारी होता था। एक तरह से समझो फौजदार तो जिले का वित्तीय अधिकारी जिले का रक्षक होता था, और सिकदार जो होता था वो परगने का अधिकारी होता था। आमिल जो है परगने की वित्तीय व्यवस्था देखता था, और आमल गुजार जो होता था वो जिले की वित्तीय व्यवस्था देखता था। कानून गो जो होता था वो परगने की उपज और भूमि कर का वितरण रखता था। अमीन जो है वो कृषि भूमि का लेखा जोखा रखता था, और कारकुन जो होता था यह परगने का हिसाब किताब रखता था। तो ये स्थानीय शासन के हमारे अधिकारी हैं उस समय के, फौजदार, आमल गुजार, सिकदार, आमिल, कानून गो, अमीन और कारकुन। बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लगभग सारे अधिकारी अंग्रेज़ों के समय तक भी चलते रहे, और आज भी आप तहसील जाओगे तो कानून गो नाम का अधिकारी आज भी तहसील के अंदर बैठता है। अमीन भी कुछ समय पहले तक, आज भी जो है कुछ समय पहले तक अमीन भी होते थे। तो ये सब अधिकारी ज़िले के अंदर की व्यवस्था देखते थे, ज़िले और परगने के अंदर की व्यवस्था देखते थे। इसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। और सबसे अंतिम श्रेणी होती थी गांव, यानी कि स्थानीय शासन का सबसे जो अंतिम छोर है वो गांव है। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा चलाया जाता था। गांव में सर्वोच्च व्यक्ति को मुकद्दम, चौधरी अथवा प्रधान कहा जाता था। इसे मुखिया भी कहते थे। और प्रत्येक परगने में कई सिख होते थे, और एक सिख में कई गांव होते थे। अब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, पहले आया केंद्र, केंद्र के बाद आया सूबा, सूबे के बाद आया आपका परगना, परगने के बाद आया सिख, और सिख के बाद आया गांव। उल्टा चलो, गांव, सिख, परगना, सूबा और केंद्र, इनके सबके अपने अपने अधिकारी थे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं थीं। इस प्रकार मुगल प्रशासन की हम स्थिति देख लेते हैं। 3 भागों में बटी हुई है। पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय यानी सूबेदारी शासन, और तीसरा स्थानीय शासन यानी कि गांव का शासन। तो इस तरह से मुगल कालीन पूरी व्यवस्था है। आपको बच्चों पूरी अच्छे से समझ आई होगी। 2 ऑडियो वीडियो बनी हैं 20-20 मिनट की, लगभग 40 मिनट के लेक्चर पीरियड है। इसमें मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर आपको समझा दूं कि जितना जैसे ही वीडियो आप लोग देखते हो तो इसको लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो है आपको नई वीडियो मिलती रहे। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक जो है वो आपको नई वीडियो का पता भी नहीं चलेगा। तो हमें पूरी आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होगे, देख रहे होगे, क्योंकि यही एक माध्यम हमारी शिक्षा का है इस समय, जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। तो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखें
कि किस तरह से आपको समझा हुआ ये चैप्टर लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।